हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल कुमार केसरवानी। जैसा कि हमने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का वीडियो प्रोवाइड करा रहे थे, तो अभी हम कुछ दिनों में आपका वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि इन बीच में आपका क्लास स्टार्ट हो गई थी ऑफलाइन। तो अभी भी आपका क्लास स्टार्ट है और इस टाइम मतलब पेपर हो रहा था, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का वीडियो हम नहीं आपको दे पा रहे थे कॉलेज में के अकॉर्डिंग। अब हम आपको वीडियो फिर से प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि अब आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपका सब्जेक्ट कुछ बच्चे थे, यानी कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो चैप्टर बच्चे थे, आपको हमने 10 चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करा चुका। और ये आपका ग्रामर चैप्टर है जिसे कहते हैं मेंसुरेशन चैप्टर है। आज हम आपको मेंसुरेशन के बारे में बताते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आप अच्छे नंबर होल्ड कर सकते हो यदि आपका साइंस और मैथ आपका अच्छा रहेगा। जब आप साइंस और मैथ को आप हाई स्कूल लेवल से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप मतलब कि एकेडमिक की पढ़ाई जो होती है आपकी वहाँ साइंस साइड ही रहती है, तो साइंस साइड में आप ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है, तो जिसकी वजह से आपको इस सब्जेक्ट में उतनी दिक्कत नहीं आती है। रही बात आपको आईटीआई क्लास में क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे आपका ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में इस सीरीज में हम आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस लेक्चर या इस वीडियो को या हमारे चैनल को आप देखोगे तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि अभी हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। और अब हम आपको क्या करेंगे, ये ख़त्म होने के बाद हम एनसीईआरटी पैटर्न जो होता है MIS पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने सवाल होते हैं, उसके बारे में हम आपको सारे सवाल क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज, यानी 4 ऑप्शन जैसे आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो ऑनलाइन के पेपर की भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, तो इस मेंसुरेशन चैप्टर में हम आपको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेंसुरेशन के बारे में बताते हैं। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि क्षेत्रमिति मतलब होता है कि क्षेत्रफल से संबंधित, यानी किसी चीज़ का या कोई भी सिस्टम हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे होता है, यानी कोई भी, क्योंकि मैथ ये है तो मैथ में आपको जानते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर जो है आपको एक प्रकार से भौतिक में भी इसका प्रयोग होता है और आपको मैथ में भी आपका प्रयोग है। जैसे मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति का मतलब ये होता है कि जैसे आपका किसी का क्षेत्रफल निकालना हो या किसी का आपका आयतन निकालना हो, तो जब किसी समतल आकृति में कोई भी फिगर या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वह क्या करेगा, स्थान घेरेगा। जब वो स्थान घेरता है तो वो आपको लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में आपका वो स्थान घेरता है, तो उस बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। अब ये क्षेत्रमिति जो होती है आपकी जो मेंसुरेशन है, ये आपके 2 डायमेंशन की भी हो सकती है और 3 डायमेंशन की भी होती है। 2 डायमेंशन बोले तो जिसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन 3 डायमेंशन में जो आ जाता है उसमें आपका आ जाता है ऊंचाई आ जाता है। अगर आपको किसी कमरे को, यानी जैसे आप इस रूम में हम वीडियो आपको बना रहे हैं तो यह वीडियो के अंदर हमको आने में क्या होना चाहिए, हमारा आयतन आया, क्योंकि आयतन उसमें कहते हैं जब आपका बंद आकृति के अंदर ऊंचाई भी दिखे या बंद आकृति के अंदर मोटाई आपको दिखे तो उसे कहते हैं कि उसमें आयतन आ गया है। अब क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल उसे कहते हैं कि क्षेत्रफल से बंद आकृति को हम आयतन बोल सकते हैं। ठीक, तो मेंसुरेशन में आपका 2 डायमेंशन और हमने आपको 3 डायमेंशन बता रहे हैं। 2 डायमेंशन के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे कि 2 डायमेंशन में आपके बहुत चीज़ आते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए त्रिभुज, ट्रायंगल आप हाई स्कूल से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी हाई स्कूल में पढ़े थे और क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं मैथ में कि ट्रायंगल पढ़े, यानी त्रिभुज के बारे में पढ़े। उसके बाद रेक्टेंगुलर पढ़े, यानी आयत पढ़े थे। ठीक, आयत के बाद आप स्क्वायर आता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, वर्ग भी आपका 2 डायमेंशन होता है। द्विविमीय आकृति होती है, तो द्विविमीय आकृति के बारे में आपको ये हम आपको बताएंगे। तो द्विविमीय आकृति में आपका ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया यानी त्रिभुज और आयत हो गया, स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया, और आपका सर्किल मतलब वृत्त हो गया।
तो ये 4 टाइप के जो होते हैं वो आपको 2 डायमेंशन में आते हैं। और आपको 3 डायमेंशन में जैसे स्फीयर हो गया यानी गोला हो गया, और आपका शंकु हो गया, कोन हो गए, ठीक है, आपका बेलन हो गया, तो ये सब, और आपका एक होता है छलनी वाला बेलन जो होता है, ये सब जो आपके बेलन होते हैं ये सब का आपका 3 डायमेंशन में आता है। तो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन आकृति जो होती है, दोनों आकृति को हम आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 2 डायमेंशन को लेकर आए हैं, जब आपका नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तो 3 डायमेंशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ओरल व्यू आपको हमने बता दिया कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन में पहला है एरिया। एरिया अगर किसी चीज़ का हल किया जाएगा तो उसमें एक बंद आकृति होगी, उस बंद आकृति में लंबाई और चौड़ाई दोनों उपस्थित होंगे। अगर लंबाई और चौड़ाई में से एक नहीं है तो आपका कभी भी क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जाएगा, कोई भी क्षेत्रफल जैसी आकृति नहीं दिखेगी। लेकिन अब आपका इसी में हम आयतन बता देते, तो आयतन में अगर हम देखें जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है तो उसमें आयतन होता है। अगर कोई भी एक चीज़ उसमें से कमी हो जाए, कोई भी उसमें से एक चीज़ नहीं रहेगी तो वह आयतन नहीं कहलाएगी। ठीक, अब एरिया में अगर आप यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स आपका चलता है, अगर लंबाई को आप मीटर में लेते हो और चौड़ाई भी आप मीटर में लेते हो तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल की मात्रक जो होगी वो मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि दो मीटर जो होते मल्टीपल होंगे तो स्क्वायर बदल जाए। अगर सेंटीमीटर में लेते हो दोनों आकृति या दोनों लंबाई या चौड़ाई को तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर दोनों किलोमीटर में ले लेते हो यानी बड़ी यूनिट्स ले रहे हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो आपका क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। और आपका अगर आयतन होता है तो इसमें तीन क्वांटिटी है, तो 3 क्वांटिटी में आ जाता है आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लेते हैं तो तीनों का मात्रक जो होता है उसका मल्टीपल करते हैं, तीनों को गुणा करके क्यूब कर सकते थे। ठीक, जैसे आपका इसका होगा मीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, mm स्क्वायर हो सकता है। ठीक, और आपका फुट स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर फुट बोलते हैं। तो ये आपका क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। अब और आयतन में देखते हैं तो आयतन में एक बढ़ जाता है। अगर आयतन में देखते हैं कि आयतन में कितना हमारा मात्रक होगा तो आयतन में देखें तो यहाँ मीटर क्यूब हो गया, किलोमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो, एक मतलब बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर ऊंचाई आ जाती है, और मिलीमीटर क्यूब आ गया, और जैसे फुट क्यूब आ जाता है। तो ये आपका आयतन का मात्रक लिखा जाता है। सही है। वैसे अगर आपको देखते हैं कि हमारी लंबाई या दूरी का मात्रक जो होता है वो हमेशा मीटर होता है, तो कॉमन में या आपका फंडामेंटल जो होता है वो मीटर होता है, इसलिए मीटर को हमेशा लिया जाता है। तो मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक। अब आगे बढ़ते हैं परिमाप। परिमाप मतलब ये होता है कि वह क्षेत्रफल या वह आकृति जो बनी हुई है, वह क्षेत्रफल या वह आकृति जो आपके सामने ड्रा हुई है या आपने बनाया है उसमें कितने उसके खंड हैं, यानी प्रत्येक खंड को जोड़ दिया जाए। यानी अगर लंबाई है तो कितनी लंबाई है उसको जोड़, कितनी चौड़ाई है चौड़ाई को जोड़ देते हैं, तो उससे कहते हैं परिमाप। परिमाप मतलब होता है कि टोटल परिमाप यानी टोटल आकृति को बनाने में लगने वाले कंपोनेंट या लगने वाले सेगमेंट को जोड़ दिया जाए तो वो परिमाप। जैसे अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं, अगर कोई स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर इस तरह बने, तो इसमें हमने क्या किया, अगर स्क्वायर बनाना तो 4 आपको 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जैसी आकृति लेनी पड़ी, लेकिन स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, 4 आकृति को लिया गया। तो इसमें 4 कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 और 4, तो चारों कंपोनेंट को क्या करो, जोड़ दो, और जोड़ने पे जो वैल्यू है उसे परिमाप कहते हैं। अब जैसे त्रिभुज का है तो त्रिभुज में 3 आकृति होती है, तो तीनों आकृति को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे आपका आता रहेगा, इसीलिए इस मेंसुरेशन में आपका जो क्वेश्चन आता है, यानी आपको जो ऑनलाइन पेपर देने ITI के लिए जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर क्षेत्रफल ज्ञात करना और परिमाप ज्ञात करना है। और कभी कभी आपको एंगल पूछ लेता है कि इनके बीच में कितना कोण बनेगा। ठीक, और लेकिन मैक्सिमम आपका क्वेश्चन क्षेत्रफल से आता है। कभी कभी आपको इसका मतलब फिगर दे देता है, पूछ लेता है कि यह जो फिगर बना या जो चित्र है यह कौन सी या मतलब किसका फिगर है, 2 डायमेंशन का है कि 3 डायमेंशन। अगर आपको ऊंचाई दिख जाए तो समझ लीजिए 3 डायमेंशन, अगर ऊंचाई नहीं दिख रहा, लंबाई चौड़ाई दिखा तो उसका सिर्फ 2 डायमेंशन होगा। और दूसरा इस टाइप भी पूछ सकता है कि कोई भी आपको फिगर बना के पूछ लेगा ये कौन सा फिगर या इसका नाम क्या है। ठीक, इस पे तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेक्स्ट बताते हैं पॉइंट। इसमें 2 डायमेंशन हमने आपको बता दिया कि 2 डायमेंशन फिगर में आपका आ जाता है एक जैसे त्रिभुज और चतुर्भुज, स्क्वायर और आपका सर्किल बताया हमने 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में बता दिया है आपको हमने
बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गया, और एक जो होता है आपका त्रिशंकु होते हैं, और एक आपके छिन्नक गोला है यानी छिन्नक शंकु होते हैं। तो ये सब आपका 3 डायमेंशन में आता है। तो 3 डायमेंशन को नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आज हम आपको 2 डायमेंशन में आपको आज ट्रायंगल पढ़ाते हैं। ट्रायंगल के बारे में बताते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज जैसे नाम से ही लग रहा है जिसके 3 भुजा, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा, जिसके कोई भी आकृति ऐसी हो जिसकी 3 भुजा होगी वह आपका त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो त्रिभुज में आपके 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे आपने समबाहु त्रिभुज का नाम सुना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का नाम सुना होगा, और समबाहु त्रिभुज का नाम सुने होंगे। एक से आपका समकोण त्रिभुज भी होता है। इस सब के बारे में आपने पहले हाई स्कूल में या क्लास 9 में आपने इसको पढ़ लिया है। आज हम आपको उसी वीडियो को थोड़ा उसी टॉपिक को इस तरह बताएंगे कि जैसे आपको चित्र सहित आपको याद हो जाना चाहिए। अगर पहला तो है समबाहु त्रिभुज, जैसे नाम से ही लग रहा है कि इसकी सब भुजाएं समान होगी। समबाहु यानी समान, बाहु मतलब भुजा होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसको याद रखते हैं। अब देख लो, इसकी जितनी वैल्यू हो और इसकी जितनी वैल्यू और इसकी जितनी वैल्यू हो, ये अगर तीनों आपके बराबर दिख रही है, या आप इसको स्केल से नाप भी सकते हो। अगर नापने पे ये आपको बराबर दिख रही तो वो समबाहु त्रिभुज होगी, यानी तीनों भुजा में कोई भी डिफरेंस नहीं होने। अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगी, या वो समबाहु त्रिभुज। और एक बात इसमें याद रखना है कि इन दोनों भुजाओं, किसी भी 2 भुजा के बीच में जो कोण होगा वो आपको 60 डिग्री बनेगा। अगर चाहे इन 2 भुजा के ले लो, चाहे इन 2 भुजा के ले लो, तो इनके बीच में 60 डिग्री कोण बनेगा और इनके बीच में भी 60 डिग्री कोण बनेगा। तो अगर आप सारे कोण को जोड़ दो, सारे एंगल को जोड़ दोगे, तो अब आपका क्या आएगा 60 + 60 + 60 यानी कि 180 डिग्री। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के 3 कोण का योग, तो 3 कोण का योग जो होगा आपका वो आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमेशा होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का। अब जरूरी है नहीं कि तीनों कोण जो है आपका 60 ही 60 का हो, कोई हो सकता है 80 का हो गया है, तो दोनों 50-50 के भी हो सकते हैं, दोनों 40 या 60 के हो सकते हैं। तो ऐसे कोण बनते हैं। लेकिन अगर आपका कोण 60 डिग्री का हो तीनों, और उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हो, तो उसे अब आप बोल सकते हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो इसमें अब आप चाहे तो मतलब लिख सकते हो A = B = C। ठीक, तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसमें क्षेत्रफल, अगर इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं तो यहाँ पे चाहे लिख लेना समबाहु त्रिभुज, ठीक, का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये क्या है, भुजा। क्योंकि ABC तीनों बराबर है, तो A को ही हमने मान लिया कि A के बराबर सब कुछ है, कि A = B = C। तो A क्या है, भुजा। तो आपसे पूछता भी है, क्वेश्चन आता है इस पे आप जब ऑनलाइन पेपर देने जाओगे तो पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज में आपको एक भुजा दे देगा कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ये है या तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप √3/4 × भुजा स्क्वायर उसको रख करके हल कर लोगे तो आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का सूत्र, यानी कि क्वेश्चन। दूसरा इसमें परिमाप, कि परिमाप कैसे होगा। परिमाप हमने आपको अभी बताया कि परिमाप मतलब ये होता है कि सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए, जिससे वो आकृति बनी है सारे कंपोनेंट को ऐड कर लो, उसे कहते हैं परिमाप। परिमाप में अगर हम देखें तो हमारी तीनों भुजाएं क्या है, A + B + C, 3 ही भुजाएं, और तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर। तो अगर हम B और C को भी A ही मान लेते तो A + A तो बराबर हो गया 3A। तो आपसे पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A होता है। 3B भी हो सकता है, 3C भी हो सकता है, कोई भी। अगर हमने B और C को A मान लिया तो इसलिए 3A लिख लिया। अगर आप B और C को न मानते, A और C को B मान लेते तो आप 3B लिख देते। तो इस तरह ये आप मान करके इसको हल कर सकते समबाहु त्रिभुज का समझना। अब दूसरा है आपका ये आपका हो गया है ये आपका विषमबाहु। कैसे नाम लगा, विषमबाहु इसका नाम है। कैसे पता आपको बता, इसकी तीनों भुजाएं जो होती है वो कोई बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाएं की अलग से अलग रहती है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ये भुजा B न तो A के बराबर हो सकती है, न तो A तो B के बराबर हो सकता है, यानी कि इसमें आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग रहती है। ठीक, तो ABC
अलग अलग होती हैं। तो इसका अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसको हल करना, इसमें विषम बाहु त्रिभुज में आपको ये ध्यान देना होता है, या विषम बाहु त्रिभुज में आपको ये हल करना होता है कि इसका क्षेत्रफल बताना और इसका परिमाप बताना। तो क्षेत्रफल और परिमाप बताने के सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि पहचानेंगे कैसे कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज पहचानने का मेन तरीका यही है, मेन रूल यही है कि अब आपको तीनों भुजाएं कभी बराबर नहीं है, पहला रूल। दूसरा रूल ये कि इसकी जो एक भुजा जो होगी, एक ऊंचाई जो होती है उसके बेस पे, जब उसके आधार पे जब एक लंब डाला जाता है तो उसकी एक ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई का मान कुछ न कुछ होगा, इसीलिए h का मान होगा। जब ऊंचाई को डाल दोगे तो ये एक 90 कोण बनाएगी, ये मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है अपने आधार पे। उसकी ऊंचाई से डाला गया एक लंब जो कि आधार पर पड़ता है, उस आधार और उसके द्वारा डाला गया लंब के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। विषम बाहु त्रिभुज का अगर सूत्र देखते हैं या इसको हल करते हैं तो इसको हल कर लेते हैं, या क्षेत्रफल अगर देखते हैं इसका 1/2 गुजे 1/2 गुणे भुजा मतलब कि आधार को लेते हैं, ठीक, और गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आधार a हो गया, ऊंचाई पूरे h हो गया, तो h लिख देते। तो ये हो गया कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, जितने विषम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई है जो लंब डाल दिए, जो ऊंचाई आया है उसी को मान को रख देंगे तो हमारा आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा तीसरा है, अरे इसी में से दूसरा है परिमाप। अगर आपको परिमाप पता करना कि अगर हमको परिमाप पता करना है कि परिमाप कितना होगा, तो परिमाप पता करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, तीनों भुजाओं को जोड़ना है। हमने आपको बता दिया तीनों भुजाओं को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, a + b + c, तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसलिए परिमाप को अभी इसका समान नहीं है, इसके समान नहीं है, ठीक। अगर हम परिमाप को लिखते हैं 2s से लिखते a + b + c, अगर 2s इसका एक परिमाप है तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, यस होगा, इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा यस होगा। इसको हटा देते हैं, हटा करके इसको लिख देते हैं इधर, ये परिमाप आएगा आपका इसका 3a, ठीक, ये होगा। अब अगर परिमाप a + b + c है, अगर इसका अर्ध परिमाप देखते तो अर्ध परिमाप में हो गया ये अर्ध परिमाप इसका होता है यस। अगर आपको अर्ध परिमाप पता है तो इसका एक सूत्र है और क्षेत्रफल ज्ञात करने का, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के एक दूसरा सूत्र भी अगर उसका अर्ध परिमाप दिया है क्वेश्चन में तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखो अंडर, ये अंडर रूट लगेगा, ठीक। ये अंडर रूट लगने के बाद आपका विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इससे लिखते हैं, अंडर रूट लगाना, यस लिखना, यस - a, यस - b और यस - c। तो ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस क्या है, यस आपका अर्ध परिमाप है। पहले आपको तीनों भुजाएं दी जाएगी a b c, तीनों को जोड़ करके आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा यस आ जाएगा, और यस का मान यहाँ रखोगे, यस का मान, और फिर यस - a करोगे, पहली भुजा से घटाओगे, फिर दूसरी भुजा से उसी अर्ध परिमाप को माइनस करोगे, फिर तीसरी भुजाओं से अर्ध परिमाप को माइनस करोगे, फिर हल करोगे तो वो आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्र परिमाप हमने आपको बता दिया। अब आपका तीसरा है ये समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में अब आपका दो कोण जो होगा वो 60-60 डिग्री का होगा, ठीक। हो सकता है ये 60 डिग्री का हो गया, हो सकता है ये 60 डिग्री का हो गया, तो अब 60-60 का डिग्री का ये कोण होता है, सॉरी इसमें आपका दो कोण अलग अलग का होगा और एक कोण आपका मतलब 60 डिग्री का होगा। एक दो भुजा से घिरा हुआ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, लेकिन जो दोनों और कोण होंगे वो 60-60 डिग्री का ना हो करके हो सकता है एक आपका हो जाए ये, जैसे आपका 120 का है, इसको बनाना है तो एक हो गया 80 और एक 40 का हो गया, तो दो कोण जो होंगे वो आपका कभी 60 यानी कि बराबर नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
सम द्विबाहु त्रिभुज में अगर एरिया देखते हैं तो एरिया हमने आपको हल करके इसको हल कर दिया है a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। ए बी सी में देखा जाए तो इसकी जब दो भुजाएं बराबर यानी कि एक भुजा ये बराबर एक भुजा ये बराबर, जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो एक पहचानने का तरीका एक सम द्विबाहु त्रिभुज होंगी और एक पहचानने के लिए तो इसका एक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि इसका जो एक तीसरा भुजा है, ये तीसरा भुजा ए जो है इसकी वैल्यू यहाँ रख करके और जो दोनों भुजा में जो कॉमन है उसकी भी का मान यहाँ रख करके आप हल कर सकते हो सम द्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। परिमाप में जैसे आपको हमने बताया ये तीनों जितने जितने खंड से मिलकर बने तीनों को जोड़ डालो। इसमें अगर हम जोड़ते हैं परिमाप में तो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, लेकिन आपको पता a तो a ही है, b भी b है, प्लस सी भी b के बराबर है तो इसको भी b लिखिए, तो a प्लस 2b, तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा हमारा परिमाप हो जाएगा। किसका परिमाप? सम द्विबाहु त्रिभुज का। अब तीसरा है आपका समकोण त्रिभुज। जैसे आपको हमने विसंभव होता है, जब विसंभव होता है सम द्विबाहु मतलब समकोण होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये जैसे नाम से समकोण मतलब कि समान कोण होंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का मतलब कि कोण, सम मतलब होता है 90 डिग्री, कोण मतलब कोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपने बहुत बनाया होगा क्योंकि इसी पे आपने पाइथागोरस प्रमेय को हल किया होगा या पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी इसी पे बनता है। अब पाइथागोरस प्रमेय में इसका अगर एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी, ठीक, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी है, तो अब इसमें ए बी सी में अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो यहाँ लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका ये अंडर रूट, ठीक, तो इसमें 1/2 गुणते आधार क्या है a, ऊंचाई क्या है तो ये a 1/2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज के क्षेत्र। अगर समकोण त्रिभुज के परिमाप पूछेंगे तो इसमें आपकी तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो परिमाप में आप तीनों भुजाओं को जोड़ लोगे, तीनों भुजाओं को आप जोड़ लोगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि समकोण त्रिभुज के परिमाप भी क्या होंगे? वो आपका a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। और अब हमने आपको समकोण त्रिभुज बता दिया और जितने त्रिभुज आपको हमने लिख रखा था सारे त्रिभुज के बारे में, क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका परिमाप कैसे होता है, इसको पहचानते कैसे हैं, या एक क्वेश्चन अगर आ गया फिगर में बना हुआ तो उसको हम कैसे टिक मार पाएंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, गलत ना हो इसलिए हमने आपको इसका ट्रिक भी बता दी कि याद करने का, ऐसे इस त्रिभुज को याद कर सकते हो। अब हम आपको अगली वीडियो में जो होगा, अभी मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ है तो मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो हम उसमें बनाएंगे उसमें हम आपको आयत के बारे में बताएंगे, वर्ग के बारे में बताएंगे, सर्किल के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद 3D के बारे में यानी 3 डायमेंशन के बारे में बताएंगे। तो सारे वीडियो को उस वीडियो में हो सकता है आपको पार्ट 2 में मेंसुरेशन खत्म कर दें, लेकिन ये पार्ट अगर आप देखोगे तभी दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो कैसा रहा वीडियो या कैसा रहा आज का लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप अपनी रिव्यू दीजिएगा और जो भी आपको सुझाव भी देना होगा कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।